हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रेजोनेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ज़्यादा स्टेबल है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर्स है उसमें उसकी जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा। और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि लेस स्टेबल है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कम होगा। तो इसी को रखते हुए मैं एक और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि structures having like charges on adjacent का atoms are highly unstable। जैसे कि मैं डाइकीटोन टू वन टू डाइकीटोन का केस ले रहा हूँ। वन टू डाइकीटोन में आप देख सकते हैं कि ये वन टू डाइकीटोन है, इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लॉट कर रहा हूँ। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट जो रेजोनेंस हाइब्रिड जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आएगा या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा उसमें ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव आएगा। कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो मैंने पहले ही बताया अभी आपको जैसे कि वो स्ट्रक्चर जिसमें एडजेसेंट एटम्स जो है उसमें लाइक चार्जेस हैं। एडजेसेंट एटम्स में लाइक चार्जेस है। एडजेसेंट एटम में आप देख रहे हो कि लाइक चार्जेस आ रहे हैं, वो जो स्ट्रक्चर होगा वो अनस्टेबल होगा और उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में वो नेग्लिजिबल होगा। तो हम यदि स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें, ये यदि मैं इसको वन दे दूं और इसको मैं टू स्ट्रक्चर दे दूं, तो आप देख सकते हैं कि वन जो है वो सेकंड स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक तो स्टेबिलिटी बोस रीजन से मुझे दिखाई दे रही है। एक तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो दो दो पाई बॉन्ड देख सकते हैं आप। दो जो है पाई बॉन्ड है और इस स्ट्रक्चर में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। दो पाई बॉन्ड आ रहे हैं, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्टेट जो वो कंप्लीट है, इसमें कार्बन का ऑक्टेट जो वो कंप्लीट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो सेकंड स्ट्रक्चर से काफ़ी काफ़ी वजह से जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा और जो स्ट्रक्चर जो टू है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन जो है वो कम होगा। और यहाँ पे मैंने बता दिया आप लोगों को कि एडजेसेंट एटम्स पे लाइक चार्जेस होने की वजह से वो स्ट्रक्चर जो है हाई अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए उसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन होता है। अब जैसे मैं बात करूं कि जो यदि लाइक चार्जेस जो है वो दूर हैं और यदि दो स्ट्रक्चर है जिसमें लाइक चार्जेस जो है क्लोज है और एक स्ट्रक्चर जो है जिसमें लाइक चार्जेस जो है दूर है, तो जो जिसमें जो लाइक चार्जेस जो है दूर होंगे वो स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि मैं सिंपल सी बात करूं, जैसे फिनोल के केस में हम लोगों को पता है कि इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है। तो यदि मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो जैसे ये एक स्ट्रक्चर बन गया, ये एक स्ट्रक्चर आ रहा है और दूसरा स्ट्रक्चर ये आ रहा है। और ये स्ट्रक्चर आ रहा है। एक स्ट्रक्चर ये आ रहा है और एक स्ट्रक्चर ये आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लाइक चार्जेस इसमें क्लोज हैं, इसमें लाइक चार्जेस जो है दूर हैं। यदि मैं इस स्ट्रक्चर को थ्री डेजिग्नेट करूँ, इसको मैं फोर को डेजिग्नेट करूँ तो लाइक चार्जेस जो है यहाँ पे क्लोज हैं जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होगा। यहाँ पे लाइक चार्जेस जो है थोड़ा सा डिस्टेंस है जिसकी वजह से ये फोर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो थर्ड से ज़्यादा स्टेबल जो है वो फोर स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइक चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी तरह से मैं अनलाइक चार्जेस के बारे में बात करूं, अनलाइक जिसमें वो स्ट्रक्चर जिसमें अनलाइक चार्जेस जो हैं वो क्लोज हैं, शुड बी क्लोज। अब ये स्ट्रक्चर, अब हम लोग बात करें कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है फोर जो है स्ट्रक्चर जो है वो क्यों ज़्यादा स्टेबल है और थ्री जो है वो लेस स्टेबल। इसलिए भाई कि लाइक चार्जेस जो है दे रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे के पास होने की वजह से एक दूसरे का रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी जो है लेस होगी। अब यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा तो लाइक चार्जेस के बीच में जो रिपल्शन होगा वो कम होगा, तो जिसकी वजह से रिपल्शन कम होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। अब यदि मैं बात करूँ अनलाइक चार्जेस के बीच में, तो अनलाइक चार्जेस जो है वो उनके जो है शुड बी क्लोज। यदि वो क्लोज हों तो जैसे मैं ये स्ट्रक्चर कंपेयर करने जा रहा हूँ, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जो है ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है और एक
जो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें जो चार्ज है वो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक चार्जेस जो हैं यहाँ पे, जो अब यदि मैं स्ट्रक्चर को फिफ्थ डिजिग्नेट करूँ और उसको मैं सिक्स डिजिग्नेट करूँ, तो फिफ्थ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो एक दूसरे के क्लोज हैं। क्लोज होने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और एनर्जी रिलीज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एनर्जी रिलीज की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपको मैंने बता दिया कि अनलाइक चार्जेस जब एक दूसरे के पास होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। इसलिए फाइव जो स्ट्रक्चर है वो सिक्स स्ट्रक्चर से वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जो लाइक चार्जेस हैं, जो लाइक चार्जेस हैं उनके बीच में यदि डिस्टेंस ज़्यादा हो तो उन तो उस और वो केस जिसमें लाइक चार्जेस जो हैं, जिसमें लाइक चार्जेस जो है क्लोज हैं और जिसमें लाइक का चार्जेस जो है काफ़ी फार अपार्ट है, तो लाइक चार्जेस जिसमें फार अपार्ट है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो उससे ज़्यादा होगी। इसी तरह से अनलाइक चार्जेस के केस में जो है यदि वो उनका डिस्टेंस कम है तो वो तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और एनर्जी रिलीज भी ज़्यादा होगी और उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्ज के बीच में जो है डिस्टेंस जो है ज़्यादा है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि लेसर द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल इज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यदि सेपरेशन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कम है तो उसकी स्टेबिलिटी जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन कम है, इसमें देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है वो ज़्यादा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन जो है ज़्यादा है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन जो है वो कम है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की यदि सेपरेशन कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा होगी। तो जैसे हम लोग एक और केस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ये केस दियो है 1-मिथोक्सी ब्यूटा 1,3-डाइन। दिस इज 1-मिथोक्सी ब्यूटा 1,3-डाइन। 1-मिथोक्सी ब्यूटा डाइइन। 1-मिथोक्सी ब्यूटा 1,3-डाइइन। ये 1 पोजीशन पे है इसलिए 1-मिथोक्सी ब्यूट। आप देख सकते हैं कार्बन 4 है इसलिए ब्यूट आया। 1 और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए डाइइन लगा। और यदि आपका ये जो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सफिक्स, यदि ये वोबल में से स्टार्ट ना हो रहा हो तो वर्ड रूट के एंड में ए लगता है। यदि आपका जो प्राइमरी सफिक्स जो है वो AEIOU से स्टार्ट हो रहा है तब यहाँ पे ए नहीं लगेगा। यदि वो AEIOU से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो जो वर्ड रूट है उसके एंड में ए लगेगा, इसलिए ब्यूटा लगा है, ब्यूटा यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो हम यदि स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो ऑक्सीजन है लोन पेयर है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ जो है मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि जब यहाँ पे जो है 5 बॉन्ड हो जाएंगे जिसकी वजह से अनस्टेबल हो जाएंगे, सो दैट इज़ द रीज़न दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हियर। तो यहाँ पे भी इस कार्बन की जो है 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे, सो दैट इज़ द रीज़न दिस बॉन्ड इज़ कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो है दैट विल बी CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गए हैं इसलिए इस पर ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा और ये डिस्प्ले CH3। तो आप देख सकते हैं ये बन गया CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड OCH3। तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है इसका और भी बन सकते हैं, और भी एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इट विल बी शिफ्टेड हियर। तो यहाँ पे 5 बॉन्ड आएंगे, सो दैट इज द रीजन दिस विल बी शिफ्टेड हियर। और यहाँ पे ये जो है दोबारा ऑक्सीजन पे रिटेन हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ये यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा ये यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर जो है रिटेन हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रिटेन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा इस टाइप से CH2 डबल बॉन्ड CH,
यहाँ पे अनस्टेबिलिटी हो जाएगी क्योंकि 5 बॉन्ड जाएंगे। सो दैट इज़ द रीज़न ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के ऊपर कार्बन आयन की फॉर्मेशन कर देंगे एंड ये बन जाएगा दैट विल बी अब मैं स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करूँ, ये 5 6 7 8 और ये 9, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यदि मैं 8 और 9 को कंपेयर करूं, 8 और 9 को कंपेयर करूं तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं 9 में कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस जो है वो कम है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी होगी ये लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। और इसमें देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस जो है वो कम है, जिसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी रिलीज भी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी। तो एज़ कम्पेयर टू 9 और 8 और 9 जो है दैट इज़ मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें जो चार्ज सेपरेशन जो है दैट इज़ लेस है। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन जो है नेगेटिव चार्ज आएगा इसमें भी ना, तो इसमें जो है चार्ज सेपरेशन जो है वो कम है, चार्ज सेपरेशन कम है, जिसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो है 9 स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 8, क्योंकि इसमें जो है चार्ज सेपरेशन जो है वो ज़्यादा है, चार्ज सेपरेशन जो है वो ज़्यादा है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो गैप है वो कम है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी होगा, एनर्जी रिलीज भी होगी, अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, एनर्जी रिलीज भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। सो दैट इज़ द रीज़न 9 स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू 8। तो 9 का जो कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 8। तो एक बार मैं यदि बात करूं कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में किसका कंट्रीब्यूशन जो है स्ट्रक्चर का ज़्यादा होता है, तो मैंने जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए वो सभी को मैं एक बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इक्विवेलेंट जो स्ट्रक्चर्स थे जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं रेजोनेंस जो इक्विवेलेंट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो ऑक्टेट रूल जो है दैट शुड बी ओबेड, ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो होना चाहिए। जो स्ट्रक्चर जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, वो जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है वो ऑक्टेट रूल को जो फॉलो कर रहा है वो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। और उसके बाद मैंने बताया कि पाई बॉन्ड ज़्यादा होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है मोर द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, मोर द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा होगी। और उसके बाद बोला मैंने कि एक नेक्स्ट पॉइंट बताया था मैंने कि जो न्यूट्रल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और दूसरा जो उसका जो स्ट्रक्चर जो है एक चार्ज वाला है, तो जो न्यूट्रल वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो चार्ज वाले स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होगा। और नेक्स्ट जो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट बताया था कि यदि नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है और पॉजिटिव चार्ज जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, और वो एक और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें जो नेगेटिव चार्ज जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है और पॉजिटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, तो वो स्ट्रक्चर जिसमें जो नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा वो जो स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब सिंपली मीन्स कि नेगेटिव चार्ज यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है और पॉजिटिव चार्ज जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, तो वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसके बाद मैंने बताया कि यदि जो लाइक चार्जेस जो हैं एडजेसेंट एक दूसरे के एडजेसेंट एटम पे है, तो वो स्ट्रक्चर जो होगा वो लेस स्टेबल होगा। और फिर मैंने बताया कि जो चार्ज सेपरेशन के बारे में बात की, यदि चार्ज सेपरेशन कम है तो जो है चार्ज सेपरेशन कम जो होगा तो वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा होगी, और वो स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज सेपरेशन जो है ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो जो है कम होगी। जिसमें चार्ज सेपरेशन कम है उसकी स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा है, और जिसमें चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी जो है कम होगी। तो ये मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए। अब मैं जैसे बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि बेंजल्डिहाइड में कौन से जो स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कि किसकी स्टेबिलिटी जो है कम होगी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड के केस में
आपको पता है बेंजल्डिहाइड, जब बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप लगा दिया जाए तो उसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। अब जैसे बेंजल्डिहाइड में ये आ गया, यहाँ पे लगा दिया CH2 ग्रुप। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हम लोग ये देख रहे हैं कि दो डिफरेंट एटम्स हैं। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा तो इस टाइप से आएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन पे चार्ज जो है पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन के कंपेरेटिवली, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब ये जब कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा तो ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है वो तो ऐसे ही रहेंगे, ये बॉन्ड जो है वैसे रहेंगे, पर ये वाला बॉन्ड जो है वो कार्बन की तरफ खींचेगा, क्योंकि कार्बन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, सो दैट इज़ द रीज़न इस बेंजीन पे जो चार्ज होएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है, सो दैट इज़ द रीज़न ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मूव करेगा। अब यदि ये इलेक्ट्रॉन, ये तो बॉन्ड पहले जैसे था वैसे ही रहेगा एज इट इज़, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे चार्ज जो है पॉजिटिव आ जाएगा और ये सिचुएशन जो है पहले की तरह ही रहेगी। अब देख सकते हैं आप नेक्स्ट में कि ये जो है ये बॉन्ड जो है यहाँ पे आ जाएगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड CH, ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव, और ये यही ऐसा जैसे था पहले जैसा था वैसे ही रहा। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ कैसे आ रहा है, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखो आप कि पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज जो है एक एटम को छोड़ करके नेक्स्ट पे आ रहा है, नेक्स्ट पे, जैसे ये पोजीशन छोड़ करके यहाँ पे आया, और ये वाली पोजीशन छोड़ के नेक्स्ट वाली पोजीशन पे आ रहा है, और ये वाली पोजीशन करके छोड़ करके नेक्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो इस टाइप से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा। और यदि मैं स्टूडेंट अब इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करता हूँ, इनकी ये स्ट्रक्चर को मैं यदि A दे दूँ, B दे दूँ, C दे दूँ, ये D आ गया और E आ गया, और इन स्ट्रक्चर्स की मैं कंट्रीब्यूटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी मैं स्टेबिलिटी को कंपेयर करूँ, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है ये स्ट्रक्चर जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जो पाई बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा हैं, 1 2 3 और 4 पाई बॉन्ड है। किसी भी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि आगे जो है जितने भी स्ट्रक्चर है उसमें 4 पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए इसमें जो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कार्बन वैसे भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड है, 2 3 4। और यहाँ पे देख सकते हैं आपके यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर मैं बात करूँ, बी की स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो इसमें कार्बन का जो है 4 बॉन्ड नहीं है। तो एज़ कम्पेयर टू ए और बी देखें तो ए की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है बी से, आप देख सकते हैं ये। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कार्बन जो है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कार्बन की जो है 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल जो स्ट्रक्चर है वो ए स्ट्रक्चर जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट में यदि स्टेबिलिटी के बारे में बात करूँ स्टूडेंट्स, तो ये स्टेबिलिटी ए की स्टेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा होगी, और रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका कंट्रीब्यूशन जो है सबसे ज़्यादा होगा। और यदि मैं देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है इस केस में सबसे क्लोज है, इसमें क्लोज है। और आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो है जो सेपरेशन जो है, लेसर सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो गैप है वो कम है। तो जिसकी वजह से
गैप कम होने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी रिलीज भी ज़्यादा होगी, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, इसलिए दूसरे नंबर पे जो स्टेबिलिटी होगी वो बी की होगी। अब हम लोग बात करें सी की और डी की और ई की कंपेयर करें, तो आप देख सकते हैं कि सी और ई का केस जो है बिल्कुल सेम ही दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो डिस्टेंस है दोनों में इक्वल ही है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का जो है डिस्टेंस इक्वल है, तो जिसकी वजह से इन दोनों की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, इसलिए सी और ई की जो एनर्जी है वो सेम होगी। और ये लास्ट में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, डी के बारे में बात करूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस जो वो ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, एनर्जी रिलीज भी कम होगी और स्टेबिलिटी भी जो है कम होगी, इसलिए जो डी स्ट्रक्चर जो होगा वो सबसे लेस जो है स्टेबल होगा। तो आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ए का कंट्रीब्यूशन जो है सबसे ज़्यादा होगा, फिर आप देख सकते हैं बी का कंट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद सी और जो ई है उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, और लास्ट में जो कंट्रीब्यूशन होगा सबसे जो कम कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में वो डी का होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन जो है कम होगा और एनर्जी रिलीज जो है वो भी कम होगी, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है सबसे कम होगी। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों के कितने फंडामेंटल्स क्लियर हो रहे हैं, हम लोगों ने कैसे सीखा कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है, मतलब कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, जैसे चार्ज सेपरेशन हो गया, मल्टी मतलब यदि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है या ऑक्टेट रूल हो रहा है तो क्या क्या इम्पैक्ट डालते हैं, आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी में, आप कंपेयर कर सकते हैं ये सारा कुछ। स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में पूछता हूँ कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ा सा माइंड चेंज के लिए कर लेते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को CH2 और एक और स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। क्या आप देख सकते हैं कि इसमें जो है रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है, होगा रेजोनेंस पॉसिबल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंजुगेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उसके बाद पाई बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा, फिर सिग्मा आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस जो है पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस के लिए कंजुगेशन की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैंने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ इसके बारे में। अब जैसे कि आप ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि क्या इस स्ट्रक्चर में जो है रेजोनेंस पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, फिर पाई आ रहा है, तो पाई पाई कंजुगेशन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि तो इस में पाई पाई और पाई बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन हो रहा है, सो दैट इज़ द रीज़न इसमें कंजुगेशन जो है पॉसिबल है, इसलिए रेजोनेंस भी होगा। अब जैसे नेक्स्ट के बारे में बात करूं कि स्टेबिलिटी के बारे में कंपेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH ठीक है, और ये O+, और ये एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं इसमें CH+ और यहाँ पे O-। तो इसमें कंपेयर करने के लिए बोला गया, स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है आप लोगों ने कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ सारा मतलब सिस्टम जो है सेम ही है लगभग। कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में जो है पाई बॉन्ड जो है दोनों में इक्वल है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो आपको पता ही है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है वो नेगेटिव चार्ज को आसानी से रिटेन कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि बी जो स्ट्रक्चर होगा वो ए स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है मैं प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें आपने देखना है कि आपको 4 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, 4-5 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, उसमें आपने स्टेबिलिटीज़ को कंपेयर करना है। जैसे कि ये दिए गए हैं, एक कंपाउंड दिया हुआ है, तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे इस टाइप से इसके स्ट्रक्चर आएंगे माइनस, और उसका नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएगा इस टाइप से N-।
सी प्लस इनकी स्टेबिलिटीज़ को कंपेयर करना है। जैसे ये आ गया ए बी सी डी और ई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्टेट रूल या कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे कि पाई बॉन्ड्स के लिए लेते हैं कि पाई बॉन्ड्स में किस में ज़्यादा है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स में 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें जो है 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है। तो क्लियर बात है कि ए और बी की जो स्टेबिलिटी है, ए और बी की स्टेबिलिटी जो है सी डी और ई से, नहीं सॉरी, ए बी सी की जो स्टेबिलिटी है डी और ई से ज़्यादा है। अब हम लोग इनको कंपेयर कर रहे हैं कि ए बी सी में से किसकी स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा है। तो अनडाउटफुली जो है ए की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि जो ए जो है न्यूट्रल स्पीसीज़ है। न्यूट्रल स्पीसीज जो होती है 4 स्पीसीज से ज़्यादा स्टेबल होती है, इसके लिए ए की स्टेबिलिटी जो वो सबसे ज़्यादा है। अब बी और सी को हम लोग कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो बी और सी में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। और यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो जो है नेगेटिव चार्ज को रिटेन कर रहे हैं। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा ईजिली जो है नेगेटिव चार्ज को रिटेन कर सकता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो बी की जो स्टेबिलिटी होगी वो सी से ज़्यादा होगी। और अब हम लोग बात करें यदि ई और डी के बारे में बात करें, तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप कि यहाँ पे भी यही केस आप दिखाई दे रहा है कि इस केस में भी आप देख सकते हैं कि जो है डी केस में आप यदि देखो तो डी में क्या हो रहा है, आप डी और ई में हम लोग कंपेयर करें तो डी में आप देख सकते हैं कि डी और ई में यदि कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो जो इसलिए ई की जो स्टेबिलिटी होगी वो डी से ज़्यादा होगी, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से क्योंकि नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है नेगेटिव चार्ज को आसानी से अटेन कर सकता है, जिसकी वजह से ई की जो स्टेबिलिटी होगी वो डी से ज़्यादा होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, उसकी स्टेबिलिटी आप लोगों ने कंपेयर करनी है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है और नेक्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए बोला गया है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कंपाउंड में जो है दैट इज़ कोल्ड जो है पाई बॉन्ड जो है 2 पाई बॉन्ड है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, इसमें जो है 1 पाई बॉन्ड है। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपटीशन हो रहा है ए और बी के बीच में कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि दोनों में पाई बॉन्ड जो है इक्वल है। पर आप देख सकते हैं कि ये जो ए जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और चार्ज वाला जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो अनडाउटफुली ए जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज है। और यदि हम लोग बी के बारे में बात करें, बी और सी के बारे में बात करें, तो बी जो है ज़्यादा स्टेबल है, बी ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पाई बॉन्ड ज़्यादा है, इसके पाई बॉन्ड जो है कम है। या फिर हम लोग दूसरा कंसेप्ट भी बात कर सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है क्लोज है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है उसके बीच में डिस्टेंस जो है ज़्यादा है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्लोज होने की वजह से इसकी जो है दैट इज़ कोल्ड जो है अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी रिलीज भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा होगी। तो ये ऑर्डर आ जाएगा फाइनली। स्टूडेंट रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में फिर मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि जैसे कि और ज़्यादा अंडरस्टैंड करवाना चाहूँगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता कैसे है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो थे स्ट्रक्चर जो था, मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर 1 था और ये 2 था कि कुल का स्ट्रक्चर। तो जैसे ये बोल रहा था कि ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ये बोल रहा था कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो फिर ये जो है मतलब इन दोनों को मिला करके ये स्ट्रक्चर बनाया गया। जैसे कि सिंपल सी बात है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया सपोज करो, और वो मर्डर करके भाग गया। तो अब जब पुलिस जो पहुंची वहाँ पे, तो उस जिसने मर्डर किया था उसके बारे में बोला गया कि भाई बताओ कि उसकी पहचान के बारे में बताओ।
तो आइडेंटिफाई करने के लिए उसका स्केच बनाया गया। तो स्केच बनाने के लिए जो है अलग अलग मतलब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू लिए। एक ने बोला कि उसका फेस में राइट साइड में ऐसा दिखाई दे रहा है, और दूसरे ने लेफ़्ट साइड के बारे में ऐसे बताया, राइट साइड के बारे में उसने किसी और से राय ली तो उसने कुछ और बताया, और लेफ़्ट साइड तो मतलब वही है। एक देखा जाए तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है, अब जैसे एक एक से पूछा गया है कि भाई वो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और दूसरे को पूछा गया तो बोलता है वो कार्बन, यही कार्बन और कार्बन के बीच में उसने क्या बता दिया कि डबल बॉन्ड बता दिया। तो तो इस हिसाब से इस जब इस कार्बन के बारे में पूछा गया तो उसने बोला कि डबल बॉन्ड था, इस टाइम यहाँ पे डबल बॉन्ड था, और दूसरे से पूछा गया तो उसने बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। तो मतलब जो है जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके उनको मिला करके ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आता है। उसी तरह से जैसे एक को जो स्केच तैयार किया जाता है किसी भी जिसने सपोज करो मर्डर किया हुआ है या किसी ने जो चीज़ वगैरह चुराई हुई है, ठीक है, कि उसका पता लगाना है, तो अलग अलग बंदों से राय ली, मतलब अलग अलग इन मतलब जो अलग अलग बंद मतलब लोगों से राय ली जाती है, अलग अलग राय की बेस पे एक स्केच बनाया जाता है। तो वो जो स्केच होता है वो उस जो जो जिसने मर्डर किया हुआ है उससे काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है। तो मेल खाता है तो वो जो स्ट्रक्चर हो गया दैट इज कोल्ड, आप बोल सकते हैं कि वो जो स्केच बनाया पुलिस ने, तो वो जो स्केच है दैट इज कोल्ड, उसको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो लोगों ने बताया स्ट्रक्चर की ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है, तो वो सारे की सारी जो स्ट्रक्चर जो लोग बता रहे थे उन स्ट्रक्चर्स को बोल दिया कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला करके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोला बताया जाता है। अब जैसे तीन तीन चार लोगों ने बता दी कि भाई उसके फेस पे तिल था, ठीक है, तो तिल था तो तीन चार बोल रहे हैं, एक बोल रहा है कि नहीं है, ठीक है, और तीन चार बोल रहे हैं कि है। तो जो तीन चार बोल रहे हैं तो उसका मतलब कि उसके जो जो कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको देख करके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को देख करके ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है, मतलब इनको मिक्स करके ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और जो कई स्ट्रक्चर जो होते हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उनका जो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, कईयों का कंट्रीब्यूशन क्या होता है कम होता है। वो स्ट्रक्चर जो कि स्टेबल होते हैं उनका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, और वो स्ट्रक्चर जो लेस स्टेबल होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो है कंट्रीब्यूशन जो है कम होता है, जो मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। स्टूडेंट जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट या टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, दो टाइप के रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, एक प्लस आर इफेक्ट होता है या मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट में, प्लस आर या इसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, मैंने बताया था। तो ये दो टाइप के रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं, एक प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट और दूसरा जो होता है माइनस आर। प्लस आर जैसे हम लोगों ने आप लोगों को पहले बताया कि रेजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो इसलिए ये प्लस आर को हम लोग जो है प्लस एम इफेक्ट भी बोल सकते हैं, और जो माइनस आर इफेक्ट है उसको हम लोग माइनस एम इफेक्ट बोल सकते हैं। प्लस आर इफेक्ट कौन सा होता है, वो ग्रुप्स जो कि ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द डबल बॉन्ड कंजुगेटेड सिस्टम और एरोमेटिक सिस्टम, वो ग्रुप्स जो एरोमेटिक सिस्टम या डबल बॉन्ड या कंजुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करते हैं, उन ग्रुप्स को हम लोग जो है उन ग्रुप्स का जो इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड, उसको प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द डबल बॉन्ड, या फिर बोल सकते हैं कंजुगेटेड सिस्टम या फिर एरोमेटिक सिस्टम को इलेक्ट्रॉन जो है प्रोवाइड करवाते हैं, एरोमेटिक सिस्टम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाते हैं, वो ग्रुप्स का जो इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड, उसको प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। और जो माइनस आई इफेक्ट में बात करें तो ग्रुप्स विच विड्रो ग्रुप्स विच विड्रो निकालते हैं, विड्रो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड सिस्टम और एरोमेटिक सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अपनी तरफ निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो
उन ग्रुप्स का जो इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो है माइग्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम ग्रुप टू द सिस्टम में जो है इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन होती है। जैसे हम लोग बात करें कुछ भी कोई सिस्टम ले लिया हम लोग, जैसे कि ये लिया विनाइल क्लोराइड ले लिया हमने। विनाइल क्लोराइड जो है दैट इज कोल्ड, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन हटाया, वहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। जब क्लोरीन जो है, जब विनाइल क्लोराइड या फिर हम लोग विनाइल हैलाइड, जब क्लोरीन जो है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है तो उस क्लोराइड को हम लोग विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये जो है विनाइल क्लोराइड का केस हमने लिया, तो ये क्लोराइड जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये जो है दैट इज कॉल्ड, ये आपका कंजुगेटेड सिस्टम आ गया, ये सिस्टम आ गया, और ये जो है ग्रुप आ गया, ग्रुप। तो ये ग्रुप जो है वो कंजुगेटेड सिस्टम जो है, कंजुगेटेड सिस्टम या जो डबल बॉन्डेड जो सिस्टम है उसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो है इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, दिस विल बी जब इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जो CH और जो क्लोरीन है उसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लोरीन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे जो है 5 बॉन्ड हो जाएंगे। इसलिए सो दैट इज द रीज़न ये बॉन्ड जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि माइग्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम ग्रुप टू द सिस्टम। तो ये इलेक्ट्रॉन जो थे आप देख सकते हैं कि पहले ग्रुप में थे, ग्रुप में थे, और वो इलेक्ट्रॉन जो है माइग्रेट होकर के कहाँ पे चले गए, सिस्टम में चले गए। कहाँ पे चले गए, सिस्टम में। तो प्लस आर इफेक्ट में जो है माइग्रेशन होता है, ग्रुप माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्रुप टू द सिस्टम। तो माइग्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम ग्रुप टू द सिस्टम। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है ग्रुप से माइग्रेट होकर के सिस्टम में चले गए, CH2 में चले गए। माइग्रेशन हो रही है वन एटम टू द अदर। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ होते हैं कंजुगेटेड सिस्टम से, या फिर डबल बॉन्ड या एरोमेटिक सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते हैं। जैसे मैं एक्रेलोनाइट्राइल के बारे में बात करूँ तो जैसे ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे साइनाइड आ गया, साइनाइड। तो आपको पता है कि इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा। हमें पता है कार्बन और नाइट्रोजन में, कार्बन नाइट्रोजन में जो है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, सो दैट इज द रीज़न कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकेटाइन बन गया, और ये बन गया CH। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन की तरफ चले गए हैं। सो दैट इज़ द रीज़न आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव आ जाएगा। ये वाले यहाँ पे शिफ्ट हो गए, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये जो है एक सिस्टम है, दैट इज़ कॉल्ड, दिस इज सिस्टम जो है, ये एक सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सिस्टम है, सॉरी ये सिस्टम है, उसमें आपने ग्रुप अटैच कर दिया, साइनाइड ग्रुप अटैच कर दिया। इस कंजुगेटेड जो सिस्टम है इसके साथ आपने क्या कर दिया, इस सिस्टम के साथ जो है आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो माइग्रेशन हो रही है वो कहाँ से हो रही है, इलेक्ट्रॉन की जो माइग्रेशन है वो सिस्टम से कहाँ पे हो रही है, ग्रुप में हो रही है, सिस्टम से ग्रुप में हो गई है। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उनका जो इफेक्ट होता है वो माइनस आर इफेक्ट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उनका जो इफेक्ट होता है वो प्लस आर इफेक्ट होता है। वो ग्रुप्स जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंजुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जो इफेक्ट होगा प्लस आर इफेक्ट होगा। तो वो ग्रुप्स, दोज ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द कंजुगेटेड सिस्टम,
कंजुगेटेड सिस्टम को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो जो है कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आर इफेक्ट। तो इनके पास जो है सिंपल सी बात है, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर सकते हैं। तो एक बात है कि प्लस आर इफेक्ट की पहचान आपको पता लग गई होगी कि जिनके ऊपर जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो डेफिनेटली जो है वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है डबल बॉन्ड कंजुगेटेड सिस्टम या एरोमेटिक सिस्टम को इलेक्ट्रॉन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, OR, आपको पता सभी कि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते हैं कंजुगेटेड सिस्टम को, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं OR। और इसी तरह से आप देखें तो हेलोजेंस, जितने भी हेलोजेंस आ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर सकते हैं जिसकी वजह से कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, अमीनो ग्रुप हो गया, ईथर ग्रुप हो गया, हेलोजेंस है वो एथिलीन ग्रुप जो दैट इज CH डबल बॉन्ड CH2, फिनाइल, बेंजीन बोला, थायो ग्रुप, NHR, NR2। तो ये सारे के सारे जो है इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। तो ऑल कार्बोनिल कंपाउंड, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होंगे वो ऑल कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, कंपाउंड जो है वो माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में, तो आपको पता है कि कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, तो SO3H ग्रुप, तो ये सारे के सारे जो हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो कंजुगेटेड सिस्टम से विड्रॉ करेंगे या एरोमेटिक के साथ लगा दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करेंगे, तो जिसकी वजह से ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, माइनस आर। तो मैंने सिंपल सी बात बताई, प्लस आर में जो है जिन एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डबल बॉन्ड एरोमेटिक सिस्टम को जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएंगे, डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, लोन पेयर्स वाले जितने भी ग्रुप्स हैं वो प्लस आर इफेक्ट जो है वो शो करेंगे। स्टूडेंट्स और एक बार बता देता हूँ कि जो एल्काइल ग्रुप को यदि आप बेंजीन से अटैच कर देते हैं तो जैसे कि तो यहाँ पे जो बेंजीन में ये जो एल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, वो हाइपर कंजुगेशन की वजह से शो कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो इफेक्ट है दैट इज ड्यू टू प्लस एच इफेक्ट। हमें पता है कि अल्काइल ग्रुप जो है बेंजीन को अल्काइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट का जो है इलेक्ट्रॉन का अल्काइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, जैसे हमने यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये जो स्टूडेंट जो इफेक्ट होता है दैट इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन की वजह से। तो मैंने पहले भी हाइपर कंजुगेशन एक्सप्लेन क्यों है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे शिफ्ट, और दैट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, मैंने पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो अल्काइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है दैट इज ड्यू टू प्लस एच इफेक्ट प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से होता है। स्टूडेंट्स और एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि जो ग्रुप है प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट जो वो शो करेंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। इफ ग्रुप हैज़ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने पहले ऑलरेडी बताया हुआ है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आर इफेक्ट और एम प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे जिन पे ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे
O माइनस को अटैच कर दिया जाए तो ये जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जिसकी वजह से जो है ये कंजुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, जिसकी वजह से इसका जो इफेक्ट होगा दैट इज प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट होगा। माइनस एम के बारे में या फिर माइनस आर इफेक्ट के बारे में हम लोग यदि बात करें स्टूडेंट्स, तो ये ज़्यादातर डबल बॉन्डेड और जो हेट्रो एटम्स होते हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड होता है। जैसे हम लोग बात करें सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन, जैसे हम लोग साइनाइड के बारे में बात करें तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये जो है जो मतलब माइनस आर जो इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट जो है हेट्रो एटम्स शो करते हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। स्टूडेंट हम लोग कुछ एग्जांपल कर रहे हैं कि कहाँ पे जो है प्लस आर इफेक्ट ऑपरेट होगा या कहाँ पे जो है प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा, या मतलब इस टाइप के एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं लगता है कि कौन कौन से मतलब जो आपका कंपाउंड कोई दिया हुआ है तो किस में कौन सा इफेक्ट लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इथाइल लिया हुआ है, इथेनॉल लिया हुआ है, OH ग्रुप लगा दिए है। तो इसमें हम लोगों ने इथाइल अल्कोहल है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, कौन कौन सा इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे CH3CH2, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ जो है वो, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है ऑक्सीजन की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज डेल्टा और कार्बन पे जो चार्ज होगा दैट इज़ प्लस डेल्टा चार्ज आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट जो है यहाँ पे होगा। क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल हो पाएगा? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैंने पहले बताया था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रुप जो कि अनसैचुरेटेड सिस्टम को या कंजुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाते हैं उनका प्लस आर इफेक्ट होते हैं। क्या यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट जो है हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट जो ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है। तो कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है, कोई कंजुगेशन नहीं हो पा रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट जो है ऑपरेट नहीं होगा। यहाँ पे एक ही इफेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड कौन सा, माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं पर माइग्रेट नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है रेजोनेंस इफेक्ट जो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब जैसे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, जैसे कि ये एक अनसैचुरेटेड सिस्टम दिया गया है, उसके साथ OH ग्रुप को अटैच कर दिया गया है। इथीन लिया था, इथीन में से एक हाइड्रोजन हटाया और OH ग्रुप लगा दिया। आप देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो है पाई और जो लोन पेयर के बीच में जो है कंजुगेशन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी शिफ्टेड हियर, यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो दो नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, सो दैट इज द रीजन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो दिस विल बी जस्ट लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है वो दैट इज़ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो लोन पेयर था दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है बन जाएगा। तो आप सब देख सकते हैं कि ये जो है कंजुगेटेड सिस्टम को क्या प्रोवाइड करवा रहा है, कंजुगेटेड सिस्टम को जो है जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है, जिसकी वजह से ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं। जब भी कोई एटम जो ग्रुप ऑफ जो एटम जो है अनसैचुरेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन जो है प्रोवाइड करवाता है, तो कौन सा इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट है। और स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी ऑक्सीजन की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इफेक्ट होगा दैट इज़ माइनस आई इफेक्ट भी होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ जो है शिफ्टेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट जो है शो होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मतलब इस टाइप के जो रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं, इस टाइप के जो कंपाउंड है वो दोनों इफेक्ट शो कर रहे हैं, प्लस आर इफेक्ट भी शो हो रहा है और माइनस आई इफेक्ट जो है शो हो रहा है।
रेजोनेंस इफेक्ट में जो है इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट नहीं होते, वो माइग्रेटेड होते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन से रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन से माइग्रेट होकर के कार्बन पे पहुँच गए। तो रेजोनेंस इफेक्ट में जो है इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है। और जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसमें रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में ये डिफरेंस है कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होते हैं, और जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है माइग्रेटेड होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जैसे कि इस केस में आपने देखा कि ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो माइग्रेट होकर के कार्बन में पहुंच गए, और ये कार्बन नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ क्लोरीन लगा दिया हमने। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा अनसैचुरेटेड सिस्टम को। तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी होगी जिसकी कार्बन की सराउंडिंग में 5 बॉन्ड हो जाएंगे। सो दैट इज द रीजन दिस बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि CH2 माइनस, और ये बन जाएगा CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और क्लोरीन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कंजुगेटेड सिस्टम को दे रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट। और आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाएंगे क्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो आपका कंपाउंड है इसमें दोनों इफेक्ट जो है शो हो रहे हैं, प्लस आर इफेक्ट भी शो हो रहा है और माइनस आई इफेक्ट जो है वो भी शो हो रहा है। पर प्लस आर इफेक्ट जो है तभी शो होगा यदि उसमें कंजुगेटेड सिस्टम जो है अवेलेबल होगा। अगला जो केस है मैं वो एनिलीन का डिस्कस करने जा रहा हूँ। एनिलीन में आप देख सकते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोगों को पता है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करवाएगा। तो ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है, तो NH2 का जो इफेक्ट है दैट इज कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आर इफेक्ट होगा। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। और हमें पता है कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन और नाइट्रोजन में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, माइनस आई। तो आप देख सकते हैं कि NH2 ग्रुप जो है वो दोनों इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट भी शो कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे चार्ज जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे 5 बॉन्ड होने की वजह से अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। सो दैट इज़ द रीज़न इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। सो दैट इज़ द रीज़न, और ये बॉन्ड जो है दे विल रिमेन एज सच। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन NH2 ग्रुप जो है दोनों इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट भी शो कर रहा है और माइनस आई भी कर रहा है। क्यों इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से प्लस आर इफेक्ट होगा। और इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन की कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट जो है माइनस आई भी होगा। तो ये दोनों इफेक्ट जो है शो कर रहे हैं। अब जैसे स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे हैं कि एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दिया हमने साइक्लोहेक्सेन के ऊपर ना, NH2 ग्रुप लगा दिया। तो इस केस में क्या होगा, आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ डिस्प्लेस होंगे, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट जो है माइनस आई इफेक्ट होगा। पर आपको पता है कि यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से रेजोनेंस के लिए आपको पता ही है कि कंजुगेटेड सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी रेजोनेंस जो पॉसिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है, तो जिसकी वजह से रेजोनेंस जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो NH2 ग्रुप का ओनली जो है एक ही इफेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होगा। स्टूडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑलवेज टेक प्लेस, इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमेशा होगा, पर ये जो है रेजोनेंस इफेक्ट जो है कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही ग्रुप के जो है 2 इफेक्ट हैं। एक ही ग्रुप, जैसे हम लोगों ने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि एक ही ग्रुप जो है NH2 ग्रुप जो है वो दोनों इफेक्ट शो कर रहा था, प्लस आर इफेक्ट भी शो कर रहा था, रेजोनेंस इफेक्ट भी शो कर रहा था और इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर रहा था। और यहाँ पे आपने देखा कि NH2 ग्रुप जो है इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, पर रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही ग्रुप जो है उसके 2 इफेक्ट हो सकते हैं, रेजोनेंस भी हो सकता है और इंडक्टिव भी हो सकते हैं, पर ये है कि
इट डिपेंड अपॉन कंडीशन, ये डिपेंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमेशा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमेशा होगा, हमेशा होगा। पर रेजोनेंस जो है पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि मैंने बोला कि जैसे कि एक ही ग्रुप के दो इफेक्ट हो सकते हैं, रेजोनेंस भी हो सकता है और इंडक्टिव भी हो सकता है। पर यह है कि इंडक्टिव इफेक्ट तो डेफिनेटली होगा, हमेशा होगा, वो कंडीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। पर जो रेजोनेंस इफेक्ट जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। और एक और बात स्टूडेंट्स की, जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो डोमिनेंट होता है, प्रीडोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। मींस इंडक्टिव जो रेजोनेंस इफेक्ट जो है दैट विल बी ग्रेटर देन, रेजोनेंस इफेक्ट जो है दैट इज, रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो ग्रेटर होता है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से ग्रेटर होता है। यदि दोनों प्ले हो रहे हैं तो रेजोनेंस का इफेक्ट जो है इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होगा। और एल्काइल ग्रुप के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करने के लिए लोन पेयर्स नहीं होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ड्यू टू प्लस एच इफेक्ट की वजह से डोनेट करता है। स्टूडेंट्स यदि हम लोग किसी ग्रुप को मेटा पोजीशन पे अटैच कर दें, मेटा पोजीशन पे यदि हम लोग अटैच कर दें, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि ये जो पोजीशन होती है दैट इज कॉल्ड, आमने सामने की जो पोजीशन है दैट इज कॉल्ड ऑर्थो, ये पोजीशन होती है मेटा एंड दिस विल बी पैरा। यदि हम लोग किसी ग्रुप को मेटा पोजीशन पे लगा दें, मेटा पोजीशन पे यदि अटैच कर दें, तो उसमें रेजोनेंस जो इफेक्ट जो है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो कैसे नहीं है वो मैं समझा रहा हूँ। NO2 ग्रुप को लगा करके, एक बार मैं जो NO2 ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे लगा रहा हूँ और दूसरी बार जो मैं नाइट्रो ग्रुप को जो है मेटा पोजीशन पे लगा रहा हूँ। तो मेटा पोजीशन पे यदि मैं किसी ग्रुप को अटैच कर दूँ तो जो है रेजोनेंस जो है वो जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। उसमें रेजोनेंस जो है इफेक्ट मेटा पोजीशन पे जो है ग्रुप जो है वो ग्रुप जो है मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस को शो नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते वो आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यदि मैं NO2 ग्रुप को पैरा पे अटैच कर दूं तो ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, वो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में हम लोग बात करें तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, नाइट्रोजन से। तो ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ भी खींचेगा। तो जब ये ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन जो है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो जिसकी वजह से NO2 ग्रुप जो है बेंजीन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो हमें पता है कि -R इफेक्ट के होते हैं। -R इफेक्ट वो होते हैं जिसमें जो है ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन जो है कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींचता है, या फिर एरोमेटिक सिस्टम से अपनी तरफ खींचता है ड्यू टू -R इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है देख रहे हैं कि आप, जैसे यहाँ पे आया पहले ये जो इलेक्ट्रॉन था दैट विल बी जो है ऑर्थो पोजीशन पे है। ऑर्थो पोजीशन से आप देख सकते हैं कि ये बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और बॉन्ड के बाद जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। और ये जो लोन पेयर जो है आप देख सकते हैं पैरा पोजीशन पे आ रहा है, और पैरा पोजीशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और नाइट्रोजन से वो ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं। और फिर ऑक्सीजन से मतलब ऑक्सीजन की तरफ ये नाइट्रोजन की तरफ गए, और फिर ऑक्सीजन की तरफ गए, ऑक्सीजन से आए, और फिर ये मतलब बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, है ना। और फिर ये मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग से जो है वो नाइट्रो ग्रुप की तरफ जो है जा रहे हैं। आप देख सकते हैं रेजोनेंट स्ट्रक्चर में, इसलिए नाइट्रो जो ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस शो कर रहा है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, यदि मैं NO2 ग्रुप को मेटा पोजीशन पे अटैच कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्थो से जो लोन पेयर जो दैट इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड, और बॉन्ड से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लोन पेयर में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो था दैट विल बी नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, वो उसने उसको बाईपास कर दिया। वो इलेक्ट्रॉन जो है सीधे कहाँ पे चले गए, पैरा पोजीशन पे चले गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो जब नाइट्रो जो है दैट इज एट द मेटा पोजीशन, तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटा जो पोजीशन पे जो नाइट्रो ग्रुप अटैच है उसकी तरफ जो मूव नहीं कर रहे हैं, उसको बाई का पास करके आगे जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करेगा जब कोई भी ग्रुप जो है मेटा पोजीशन पे अटैच कर दिए जाते हैं, तो वो रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करते हैं।